सो इन दिस चैप्टर सेट्स का मतलब क्या है, ग्रुपिंग या कलेक्शन, किस चीज़ की ग्रुपिंग या कलेक्शन, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स बोलो, नंबर्स बोलो, एलिमेंट्स बोलो, एक ही बात है। हम इस चैप्टर में एलिमेंट्स लेके चलेंगे वर्ड, अदरवाइज मेंबर्स ऑब्जेक्ट्स सेम बात है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, वर्ड वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? कलेक्शन वर्ड समझ में आता है किसी चीज़ को ग्रुपिंग करना, कलेक्ट करके रखना, एक साथ मिला के चलना। वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स उन सारी चीज़ों को एलिमेंट्स बोल दिया। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? नॉट जजमेंटल, मतलब कि पर्सन स्पेसिफिक ना हो, नॉट पर्सन स्पेसिफिक। इसका क्या मतलब निकलता है नॉट पर्सन स्पेसिफिक का? कि लेट से मैं बोलता हूँ टॉप 10, टॉप 10 मूवीज ऑफ 2019 सेट होगा या नहीं होगा? दिस इज एन एग्जाम्पल। नहीं होगा, रीजन बीइंग ये पर्सन स्पेसिफिक है। टॉप 10 मूवीज मेरे लिए कुछ और, आप लोगों के लिए कुछ और, किसी थर्ड पर्सन के लिए कोई और टॉप 10 मूवीज का क्राइटेरिया होगा। ठीक है, सो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, जो इन जनरल हर किसी के लिए सेम चीजें हों। दैट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। वेल डिफाइंड का मतलब हर किसी के लिए सेम बात हो उन चीजों की। ओके, मतलब कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, इट इज अ सेट। अच्छा, डिस्टिंक्ट वाला पॉइंट क्या है कि कलेक्शन ऑफ वॉवल्स सेट है, क्योंकि हर किसी के लिए वॉवल्स सेम बात है, ए ई आई ओ यू। इसके अंदर आप चाहे इनका ऑर्डर कुछ भी लिख दो, ए ई आई ओ यू ए ई, आई ए ई यू ओ, ऑर्डर से मैटर नहीं करता। हमने लास्ट चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी करा, उसके अंदर मैंने आपको बताया राउंड ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है रेंज, एंड कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है सेट, मतलब अंदर जो लिखा है ओनली दैट वैल्यूज। तो एक चीज बताओ, अगर मुझे 1 से लेकर 5 तक लिखना हो, 1 से लेकर 5, x जो है वो 1 से लेकर 5 तक सारी वैल्यूज ले सकता है रियल नंबर में, तो क्या मैं इसको 1 से लेकर 5 ऐसे तो लिख ही सकते हैं, 1 से लेकर 5 राउंड ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में तो लिख ही सकते हैं, बट क्या करली ब्रैकेट्स में मैं 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? यस और नो? वैल्यूज तो मैंने सारी इंक्लूड कर ली। ठीक है, क्राइटेरिया चेंज करते हैं, इंटीजर्स। अब बताओ, अब लिख सकते हैं या नहीं? यस यस यस, क्राइटेरिया चेंज करते हैं, नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अभी भी लिख सकते हैं। इन दोनों का मुझे समझ में आता है, बट ये वाला नहीं। रियल नंबर के अंदर डेसिमल्स भी इंक्लूड होते हैं। अगर मैं Q फॉर रैशनल नंबर, इसमें भी नहीं। डेसिमल्स इंक्लूड होने की वजह से, डेसिमल्स इंक्लूड होने की वजह से 1.1 1.2 1.5 3.5 3.7 वो सारी वैल्यूज कहाँ जाएंगी? करली ब्रैकेट का मतलब सिर्फ जो लिखा है सिर्फ वो,
इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स में डेसिमल्स का कंसेप्ट नहीं होता, तो दिस इज करेक्ट। बट इनके बीच की भी तो वैल्यूज हैं। रेंज का मतलब तो हो गया इन दोनों के बीच में आने वाले सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं। बट करली ब्रैकेट का मतलब ओनली द नंबर्स जो लिखे हुए हैं वो। चीज समझ में आई? ओनली नंबर मेंशन, जो मेंशनड है सिर्फ वो। तो इस तरीके से वो तीन ब्रैकेट्स का कंसेप्ट बीच में आया कि अगर करली ब्रैकेट है तो वो सेट्स के लिए यूज होगा, मतलब जो अंदर लिखा है सिर्फ वो। सेट के बारे में कुछ चीजें, हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन के दो तरीके होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, आगे जाके देखेंगे। सेट हमेशा करली ब्रैकेट्स में होता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमटेरियल, अभी हमने देखा कि ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेम रिपीटिशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब कि रिपीटिशन से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर एक सेट के अंदर दो बारी आई लिखा हुआ है तो इट डजेंट मैटर, सेम बात है, हम इन दोनों को इक्वल सेट बोल सकते हैं। ये दोनों इक्वल सेट बन सकते हैं, मतलब सेम ही बात है। और जो एक सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उसके अंदर की चीजें हैं उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ना कि कैपिटल से। मतलब कि कैपिटल ए सेट इज इक्वल्स टू अंदर के एलिमेंट्स ए बी सी डी। क्लियर यहाँ तक? ओके, ये वाला पॉइंट और बता दो, ये वाला पॉइंट क्लियर? रेंज में स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट आते हैं एंड करली ब्रैकेट इज फॉर सेट। बहुत कंफ्यूजन हो जाती है बाद में, ध्यान रखना इन चीज़ों को। उसके बाद ये छोटी मोटी चीज़ें जो कौन सा लेटर किसके लिए डिनोट होता है, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये तीन स्पेशल टाइप के हैं। पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। एंड हर किसी के आगे आप देखोगे यहाँ पर मैंने नहीं लिखा बट ये भी सेट ही है एक तरीके से, दीज आर ऑल्सो सेट्स। एंड यहाँ मैंने मेंशन करा है सेट ऑफ पॉजिटिव, सेट ऑफ पॉजिटिव, सेट ऑफ दिस, ये सारे सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इस तरीके से हैं। स्मृति अंदर तो देखो आप अब कैपिटल में लिख दिया तो लिख तो सकते ही हैं कोई भी एलिमेंट हो, बट जनरली अगर मेरे को सेट में और एलिमेंट्स में डिफरेंशिएट करना हो तो हम एलिमेंट्स को अपनी तरफ से अगर लिख रहे हैं तो स्मॉल में लिखेंगे। किसी क्वेश्चन में कैपिटल में दे दिया तो अलग ही बात है, बट हम अपनी तरफ से स्मॉल में लिखते हैं एलिमेंट्स को। कैटेगराइजेशन तो कुछ होना चाहिए ना कि वो एलिमेंट्स हैं वो सेट्स हैं, अदरवाइज कैटेगराइजेशन क्या होगा। उसके बाद ये कुछ चीजें हैं, ये आपकी पूरे चैप्टर में काम आने वाली हैं। बिलोंग्स टू का सिंबल है ई जैसा, डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू बना के काट दिया। ये दोनों काम आते हैं एलिमेंट लेवल पर, जब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे तब आपके काम आएंगी, तब पता चलेगा एलिमेंट लेवल और सेट लेवल का क्या मतलब है। दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट, नॉट अ सबसेट, सच दैट यू जैसा सा सिंबल है यूनियन, उल्टा यू जैसा सा सिंबल है इंटरसेक्शन, यू के पीछे ऐसे छोटे से ब्रैकेट्स निकाल रखे हैं यूनिवर्सल सेट। ध्यान रखना यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है बाद में देखेंगे। इसको भी कभी कभार यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब हम यूनिवर्सल और यूनियन दोनों
एक ही क्वेश्चन में आ रहे होते हैं तो ऐसा सिंबल बना देते हैं, अदरवाइज ऐसा ही बना देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 12th क्लास में सेट्स हैं। हर्ष, सेट्स तो नहीं है, रिलेशन फंक्शन करके एक चैप्टर है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है, सेट्स का कंसेप्ट बीच में है वहाँ। फाई इसका नाम है, एक तरीके से वेरिएबल की तरह काम में आता है, जैसे थीटा काम आता है, लैम्डा काम आता है, उसी तरीके से फाई काम आता है। जनरली एंगल्स का वेरिएबल है, और इस चैप्टर में हम इसको कैसे यूज करते हैं वो भी देखेंगे। एबॉस्ट्रॉफी वाला जो ये सिंबल होता है, एबॉस्ट्रॉफी, वो है कॉम्प्लीमेंट का सिंबल, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल। ये आपके कोर्स में से कट गया है, तो जहां पर भी आपको एबॉस्ट्रॉफी वाला सिंबल दिखे वो छोड़ देना। इस सिंबल का मतलब इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ का सिंबल, मतलब यहाँ ए और बी लिखा है, तो ए कंडीशन इफ बी हो रही है, बी कंडीशन इफ ए गिवन है, मतलब दोनों कंडीशन एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इफ एंड ओनली इफ। ए है तो मतलब ए हो रही है तो बी की वजह से, बी हो रहा है तो ए की वजह से, ठीक है। ये सारे सिंबल चैप्टर में बीच बीच में देखने को मिलेंगे। अब आती है सेट के प्रेजेंटेशन की बात। पहला था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? एक्स ए इज अ सेट ऑफ एक्स, बोलने का तरीका, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इन कॉलम्स का मतलब सच दैट x is a natural number less than 5। नेचुरल नंबर है लेस देन 5, मतलब x 5 से छोटा है। वेयर या एंड कुछ भी कंडीशन लगा सकते हो कॉमा के लिए, x बिलोंग्स टू n। इस चीज को बोलने का तरीका, a इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज लेस देन 5 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्टेटमेंट फॉर्म में आप इस तरीके से लिखो, इस तरीके से लिखो, सेम बात है। फिर ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म जब हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है। जब हम इस वाली फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। जब हम इसकी वैल्यूज को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, मतलब इसका आंसर क्या क्या बना, एक्स की वैल्यूज जो 5 से छोटी हो और नेचुरल नंबर हो, मतलब 1 2 3 4। जब मैं करली ब्रैकेट्स में इसका आंसर 1 2 3 4 लिख दूंगा, दैट इज दूसरी प्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म। करली ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 4 सेपरेटेड बाय कॉमास, 4 एलिमेंट्स बने इसके आंसर में, दिस इज रोस्टर फॉर्म। उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है टाइप्स ऑफ सेट्स, अलग अलग तरीके के टाइप। देखो कितने टाइप्स है। पहला टाइप, एम्प्टी सेट बोलो, नल सेट बोलो, वॉइड सेट बोलो, एक ही बात है, अलग अलग नाम। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है अलग अलग नाम। मतलब कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो करली ब्रैकेट्स और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, ब्लैंक छोड़ दिया, या फिर सिंपल फाई बना दिया। फाई को अगर मैं फाई को अगर मैं करली ब्रैकेट्स में डाल देता हूं तो नॉट एन एम्प्टी सेट। ओके, मतलब फाई करली ब्रैकेट के अंदर आने का मतलब कि ये जो फाई है ये एक एलिमेंट बन गया सेट का। अगर मुझे एम्प्टी सेट शो करना है तो ये नॉर्मली फाई आएगा, या फिर करली ब्रैकेट्स ब्लैंक।
अच्छा नीचे यही लिखा था मैंने, नॉट एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्लियर। number of elements in empty set is equals to number of elements in empty set। इसे सिंगलटन सेट बोलेंगे। सिंगलटन सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा। ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट इज इक्वल्स टू। अच्छा नीचे वाले की बात कर रहे हो, हाँ उसको बोल सकते हो। शिवानी जीरो डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट का मतलब जीरो एलिमेंट्स है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। आप काउंटिंग करके वन पर कैसे लाओगे उसको। एम्प्टी सेट के अंदर जीरो एलिमेंट्स। दूसरी कैटेगराइजेशन हमारे पास आई फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जो काउंटेबल है, इनफाइनाइट का मतलब जो नॉट काउंटेबल है, हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि सेट ऑफ इवन नंबर्स इनफाइनाइट है। सेट तो है, मैंने डॉट 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 लगा दिया मतलब कि इस तरीके से प्रोग्रेस चलती जा रही है, बट इनफाइनाइट सेट है। वेल डिफाइंड कलेक्शन इस वजह से है क्योंकि इवन नंबर्स का कलेक्शन है। इवन नंबर्स हर किसी के लिए ये ही बनेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। जस्ट इतने सारे हैं कि हम लिख नहीं सकते तो एक पैटर्न बना के डॉट्स लगा दिए। अब इन दोनों कंसेप्ट पर मुझे ये बताओ कि आपके हिसाब से एम्प्टी सेट, जो मैंने नीचे लिखा भी है पूरा आपको दिख नहीं रहा होगा, फाइनाइट में आएगा या इनफाइनाइट में। एम्प्टी सेट फाइनाइट में आएगा या इनफाइनाइट में। ओके संगिनी फाइनाइट, स्मृति फाइनाइट, निताक्षी फाइनाइट, बाकी स्टूडेंट्स फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है फाइनाइट में मान लिया जीरो एलिमेंट्स हैं, बट काउंट तो कर सकते हैं ना, जीरो है। एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। इक्वल सेट्स का क्या मतलब है, जिसके अंदर के एलिमेंट्स सेम हो, एग्जैक्टली सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं, अंदर के एलिमेंट्स की वैल्यू। व्हेन एलिमेंट्स आर इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो उसको नहीं बोलेंगे। हाँ संगिनी एक तरीके से सेम बोल सकते हैं। एक्चुअली ट्वेल्थ क्लास में एक इक्विवेलेंस करके एक टॉपिक है, इक्विवेलेंस सेट। अगर क्वेश्चन उससे रिलेटेड है तो इक्विवेलेंट का कुछ और मतलब निकल जाता है, बट जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से इक्वल एंड इक्विवेलेंट आर सेम थिंग। मैंने वही बोला, इक्विवेलेंस करके एक टॉपिक है, तो वो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंस एक ही बात है, उसके हिसाब से वो दोनों टॉपिक्स डिफरेंट हो जाते हैं। बट नॉर्मल अगर हम लैंग्वेज में देखते हैं और हम बोलते हैं कि दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो एक तरीके से हम इक्वल करने को ही बोल रहे होते हैं ना, कि ये चीज़ इसके बराबर है। तो अभी तक के हिसाब से आपने जितना चैप्टर पढ़ा उसके हिसाब से इक्विवेलेंट का कोई अलग मतलब नहीं निकलता, बट वैसे एक अलग चीज़ होती है। ट्वेल्थ में पूरा जो आपका रिलेशन फंक्शन में बोल रहा हूँ वो पूरा टॉपिक ही इक्विवेलेंस के ऊपर है। इक्वल में सेम एंड इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल।
हर्ष, ये आप मेरे से पूछ रहे हो या स्कूल में ऐसा बोला है? इक्वल, अच्छा स्कूल में बोला है इक्वल में सेम एंड इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। चलो कर लो, बट इक्विवेलेंस का अभी आपके लिए कोई रिलेशन उसमें कुछ है नहीं। आप उस तरीके से करना चाहते हो तो कर लो। फिलहाल हमारे लिए एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या नहीं डजंट मैटर। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इक्विवेलेंट बोलता हूँ तो काफ़ी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। मतलब आप बोल रहे हो कि ये इक्विवेलेंट है, सेकंड वाला केस। ठीक है, हो सकती है कंडीशन। इक्विवेलेंस रिलेशन इज डिफरेंट। ठीक है, खैर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट मुझे तो बुक में कहीं पर भी इस टाइप की कोई टर्म नहीं दिखी। बाय चांस हो तो आप देख सकते हो, मुझे तो कोई ऐसी टर्म नहीं दिखी। ओके, आगे चलते हैं। इंटरवल वाला टॉपिक हमने सिक्स चैप्टर में थोड़ा बहुत करा। सेट्स का मतलब 1 2 लिखूं 2 1 लिखूं एक ही बात है, बट रेंज वाले टॉपिक में 1 2 और 2 1 डिफरेंट हो गया। मतलब 1 2 2 1 नहीं लिखते, क्योंकि रेंज होती है, रेंज हमेशा छोटी से बड़ी पर जाएगी, तो इस तरीके से नहीं लिखते। इंटरवल वाली चीज़ एक बार दोबारा से यहाँ पर समझा देते हैं, जिसको सिक्स चैप्टर में सही से समझ ना आई हो देख लो। राउंड ब्रैकेट ओपन एंडेड इंटरवल बोलते हैं। एक्सक्लूसिव होती हैं जो चीज़ें लिखी होती हैं, अनफिल्ड सर्कल से डिनोट करते हैं, और रेंज होती है। स्क्वायर ब्रैकेट फिल्ड सर्कल होता है, क्लोज्ड एंडेड होता है, इंक्लूसिव वैल्यूज होती हैं, जैसे कि 1 5, एक्स की वैल्यू 1 से 5। राउंड ब्रैकेट है मतलब ना तो 1 इंक्लूडेड है ना 5 इंक्लूडेड है, मतलब 2 3 4। अगर मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो, रियल नंबर होता तो मैं ये नहीं लिख सकता था, क्योंकि डेसिमल्स भी आ जाते बीच में। और नंबर लाइन पे शो करेंगे, तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए अनफिल्ड सर्कल एंड लाइन मार्क 1 से लेकर 5। 1 इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड नहीं है। नेचुरल नंबर से अगर बिलोंग कर रहा है x, तो 1 2 3 4 विल बी द आंसर। नंबर लाइन पे फिल्ड सर्कल 1 पर, अनफिल्ड सर्कल 5 पर। बट अगर नंबर लाइन पर आप ये मेंशन कर रहे हो तो वो रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए x, क्योंकि इस 1 से लेकर 5 में वो डेसिमल्स वाले भी इंक्लूड हो गए होंगे। मैं नेचुरल नंबर्स को, मैं इन नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकता। नंबर लाइन कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स, तो अगर मैंने बीच में लाइन लगा दी मतलब सारे नंबर इंक्लूड कर लिए रियल वाले। तो आपके पास या तो आएगा कि सॉल्यूशन सेट बनाओ नेचुरल नंबर्स के लिए, आपको इन चीज़ों को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए नहीं आएगा। जस्ट नंबर लाइन पे इसको हमने प्लॉट करा, तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं तो दिस थिंग बिलोंग मीन्स कि x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और इस चीज़ को अगर मैंने करली ब्रैकेट्स में लिखा तो इसका मतलब कि वो एक सेट है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और अगर मुझे इस तरीके से लिखना है दिस इज ऑल्सो रियल नंबर। डिफरेंस समझ में आया? मैंने टॉपिक समझाने के लिए नंबर लाइन बना दी, बट दिस मीन्स रियल नंबर्स एंड दिस कर्ली ब्रैकेट मीन्स नेचुरल नंबर्स। उसके बाद बिलोंग्स का कंसेप्ट, बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स एलिमेंट लेवल पर काम आता है। मतलब एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए कि एलिमेंट
उस सेट से बिलोंग करता है या नहीं। 1 2 3 7 9 11। देखो एग्जांपल्स, 1 और 9 बिलोंग कर रहा है, 10 बिलोंग नहीं कर रहा, 3 बिलोंग कर रहा है, 5 बिलोंग नहीं कर रहा। यहाँ तक की चीज समझ में आ गई? बिलोंग्स एंड डज नॉट बिलोंग्स। संज्ञा एंड नोरा, क्लियर? अब इस चीज में आगे कंफ्यूजन हो सकती है, तो सबसेट वाली चीज बताने के बाद मैंने क्लेरिफाई कर रखा है कि डिफरेंस क्या है। सबसेट्स इज सेट लेवल पर काम आते हैं। सेट कंटेनिंग सम और ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, मतलब कि एक सेट का कुछ पार्ट या पूरा का पूरा वो सेट को हम सबसेट बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं इसके सबसेट्स के बारे में बात करूं, 1 2 3 1 2 1 3 2 3 पूरा 1 2 3 या ये 5, ये सारे इसके सबसेट्स हैं इस ए के। और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो अगर मैं आपसे बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8, इन आठों में से कुछ, तो ये 8 वैल्यूज आर द सबसेट ऑफ ए एंड 1 2 3 आर द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए। एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करके या इंडिविजुअल एलिमेंट्स के पीछे कर्ली ब्रैकेट लगा के अगर मैं उनको सेट बना देता हूं तो वो सबसेट बन जाएगा। और अगर मैं उसको सेट नहीं बनाता, एलिमेंट ही रखता हूं, तो वो बिलोंग करेगा ए से। जैसे कि अच्छा, एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होता है, ध्यान रखना। अब जैसे कि 1 जो है वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा, मैं लिख सकता हूँ 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए दैट बिलोंग्स टू ए। 1 जो है दैट बिलोंग्स टू ए, ये लिख सकते हैं। 1 को सेट बना दिया तो वो सबसेट बन जाएगा ए का। 1 और 2 को अगर मैंने सबसेट बना दिया तो वो बिलोंग सबसेट बन गया ए का। नॉट अ सबसेट है ना? हाँ, नॉट अ सबसेट तो है, बट एलिमेंट लेवल पर देखा जाए तो एलिमेंट तो बिलोंग कर रहा है। मैंने आपको वही बोला, सेट जो है सबसेट जो है वो सेट लेवल पर चलता है कि सेट है या नहीं है। सेट कब होगा? जब उसके पीछे कर्ली ब्रैकेट्स होंगे। बिलोंग का सिंबल आता है एलिमेंट लेवल पर कि ये एलिमेंट है या नहीं है। एलिमेंट है, एलिमेंट के पीछे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आते। 1 और 2 कर्ली ब्रैकेट्स एक उसका सबसेट है, और इसके पीछे से कर्ली ब्रैकेट्स हटा दिए, नॉट अ सबसेट। अच्छा, अगर मैं ये देखता हूँ 1 कॉमा कर्ली ब्रैकेट 2, ये सबसेट नहीं है। आ, ये भी सबसेट नहीं है क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 कॉमा कर्ली ब्रैकेट 2 था, और एक्चुअल में मेरे पास इस तरीके से था। और अगर मैं इसी को एक सेट मान लूँ तो 1 एक एलिमेंट है और कर्ली ब्रैकेट 2 एक एलिमेंट है। इस सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट 2 इज एन एलिमेंट। नीचे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको टॉपिक की एक्चुअल में चल क्या रहा है। बी एक सेट है 1 कर्ली ब्रैकेट 2 कॉमा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 कॉमा 4। कर्ली ब्रैकेट 2 एलिमेंट है बी का। कर्ली ब्रैकेट 2 जो एलिमेंट था उसको अगर मैंने एक सेट बना दिया कर्ली ब्रैकेट लगा के, अब ये बिलोंग कर रहा है बी, सॉरी, अब ये सबसेट बन गया है बी का। पहले तो इन दो पॉइंट में बताओ, ये दो पॉइंट्स क्लियर?
उसके बाद 3,4 करली ब्रैकेट में है, मतलब ये पूरा एक एलिमेंट है बी का, और इसके पीछे मैंने करली ब्रैकेट्स लगा दिए, सेट बना दिया, तो ये बन गया सबसेट ऑफ बी। अब बात आती है थ्री की। थ्री अपने आप में एलिमेंट होगा या नहीं, क्या लगता है? थ्री बिलोंग्स टू बी या नहीं? नहीं होगा, क्योंकि ये करली ब्रैकेट 3,4 इज एन एलिमेंट। इस एलिमेंट के अंदर जो भी लिखा है उसके बारे में हमको कुछ नहीं लेना देना, एलिमेंट से छोटा कुछ नहीं होता। तो थ्री उसका कोई एलिमेंट बी का नहीं है, थ्री बी का सबसेट भी नहीं है, टू बी का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि करली ब्रैकेट टू है वो एलिमेंट, सिर्फ टू नहीं है, टू बी का सबसेट भी नहीं है। अगर मैं इन वन और करली ब्रैकेट टू इन दोनों को करली ब्रैकेट में डाल के एक सेट बना दूं, अब ये एक सबसेट बन जाएगा बी का। इन सारे एग्जाम्पल से मेरे हिसाब से बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग, सबसेट, नॉट अ सबसेट का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। कोई और कंफ्यूजन हो तो बताओ। संज्ञा, नोरा, आप दोनों फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्योंकि संज्ञा बी के लिए एलिमेंट है करली ब्रैकेट टू, सेपरेटेड बाय कॉमा, ये रहा कॉमा, ये रहा कॉमा। इस एलिमेंट के अंदर लिखा है ना टू, करली ब्रैकेट के अंदर, उसका कुछ नहीं लेना देना। हमारे पास एलिमेंट है करली ब्रैकेट टू, बाहर वाले करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सारा एलिमेंट है। एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, तीन एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स के अंदर बाय चांस अगर करली ब्रैकेट्स लग के कुछ और बन रहा है, वो किसी भी कैटेगरी में नहीं जाएगा। इसको इंडिविजुअल कोई सेट बना के, ये 3,4 को इंडिविजुअल कोई सेट बना के, मान लो सी सेट बना के आप बोलो कि थ्री एलिमेंट है सी का या नहीं, तो है, बट बी के साथ इसका कुछ रिलेशन नहीं है थ्री का। ठीक है, अब बात आती है नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ रिलेशन। एक ही बात है, नंबर ऑफ सबसेट्स बोला जाए, नंबर ऑफ रिलेशन बोला जाए। नंबर ऑफ रिलेशन वर्ड सेकंड चैप्टर में काम में आएगा, तो सेम ही बात है। अगर एक सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, सुपर सेट्स, स्मृति बताता हूँ। अगर एक सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज m, तो नंबर ऑफ सबसेट्स उसके बनेंगे 2 की पावर m। अगर एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स बने पावर सेट। पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, मतलब कि उन सारे सबसेट्स को कंबाइन करके अगर मैं एक इंडिविजुअल सेट बना दूं, तो वो बन जाएगा पावर सेट, डिनोटेड बाय कैपिटल P। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ सेट सबसेट्स निकाले थे हमने एक ही, उन सबको मैंने एक कंबाइंड सेट में डाल दिया। अब ये सारे बन गए एलिमेंट्स, तो ये बन गया पावर सेट ऑफ ए। और ये जो पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये सेम ही बात है, सबसेट्स का ही एक सेट बना रखा है, तो फॉर्मूला इज सेम, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर m। सबसेट्स को ही एक सेट बना रखा है, तो फॉर्मूला विल बी सेम। यहाँ तक क्लियर? ठीक। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स
इंक्लूडेड होते हैं वो सब, जैसे ए के अंदर ये है, बी के अंदर ये, सी के अंदर ये, इन सब को कंबाइन करके एक सेट में डाल दूं, इट विल बी अ यूनिवर्सल सेट। 1 2 3, 1 2 है ऑलरेडी, 4 आ गया, 5 आ गया, 1 ऑलरेडी है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5, इन सब को मिला के बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। ओके, टाइप ऑफ सबसेट्स खत्म। बीच में स्मृति आपने सुपर सेट पूछा। सुपर सेट बेसिकली जैसे सबसेट होता है कि उसका कोई पार्ट अगर सारे एलिमेंट्स किसी और सेट में आ रहे हैं तो वो उसका सुपर सेट बन जाता है। सबसेट्स का ऑपोजिट बोल सकते हो। सबसेट्स का कॉन्वर्स रिलेशन बोल सकते हो कि ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, उसके 2 एलिमेंट्स बी में हैं, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बट ए को देखा जाए बी के टर्म्स में तो ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है स्मृति? चलो, उसके बाद हमारा वेन डायग्राम स्टार्ट हुआ। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, ये तो मैंने आपको बताया ही अभी। 6,12 इस तरीके से लिखा इंटरवल में, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर्स आएंगे सारे के सारे, और हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिख देते हैं। A is the set of all x such that x belongs to R and x is greater than equals to 6 but less than equals to 12। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका कन्वर्जन के लिए आ जाता है कि सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म बनाओ या रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ। बात आती है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का एक सेट फॉर्मेट है, एक रेक्टेंगल बनता है, उसको यहाँ पर U से डिनोट करते हैं कि यूनिवर्सल सेट है, कि इस रेक्टेंगल के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसके अंदर हमने 2 3 4 1 जितने सेट्स बनाने हैं उतने सेट्स बनाए। उसके बाद दो चीज़ें हैं, यूनियन, यू जैसा सिंबल, एंड उल्टा यू, इंटरसेक्शन। यूनियन को याद रखना हम और से रिप्रेजेंट करते हैं, जब स्टेटमेंट में और वर्ड आएगा दैट इज यूनियन, जब स्टेटमेंट में एंड वर्ड आएगा दैट इज इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब कंबाइंड, मतलब ये सारा का सारा अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ दैट इज यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, ओनली दिस कॉमन पार्ट, कॉमन वाला। ओके, सो मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से लेकर 10 तक सारे वैल्यूज हैं, बीच में 8 मिसिंग है, शायद मैंने जान के मिस करा उस टाइम पर। ए के अंदर 1 2 3 4 5, बी के अंदर ये, सी के अंदर ये, यूनिवर्सल बन गया ये। 8 लिखना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आधा एलिमेंट बाहर भी आ गया तो चलेगा। एक आधा एलिमेंट इन सेट्स में नहीं हो और यूनिवर्सल में हो तो चलेगा। एक आधा क्या मतलब, अगर ज़्यादा भी हो तो भी चलेगा। ये सारे इंक्लूड होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा डालते रहो, बट ये सब हो जाने चाहिए। अब ए यूनियन बी के अगर बारे में बात करें, ए और बी में कंबाइन करके क्या क्या मिलेगा। 1 2 3 4 5 है, 3 4 5 यहाँ पर भी है, 6 7 एक्स्ट्रा, तो सारा कुछ कंबाइन करके डुप्लीकेट वैल्यूज हटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ कॉमन पार्ट, कॉमन है सिर्फ इतना, 3 4 एंड 5, 3 4 5। ए और सी में अगर कॉमन पार्ट देखें, ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 एम्प्टी सेट, नल सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है। यूनियन एंड इंटरसेक्शन का रोल समझ में आया?
पूरे चैप्टर में ऐसे छोटे 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 से कंसेप्ट्स हैं, तो ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस इस चैप्टर में से नहीं बनते। एक लास्ट में प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक है और स्टेटमेंट्स वाला टॉपिक है, उसमें थोड़े बहुत बनेंगे बस। प्रॉपर्टीज यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड। ए यूनियन बी लिखो, बी यूनियन ए लिखो, एक ही बात है। इस तरीके से लिखो, बात एक ही है, ब्रैकेट चेंज कर दिए, पहले यहाँ ये दोनों थे, बाद में ये दोनों हैं। फाई के साथ यूनियन, जीरो एलिमेंट्स और सम एलिमेंट्स के साथ कॉमन पार्ट पूरा कंबाइन करेंगे तो ए इटसेल्फ। ए यूनियन ए अपने साथ ही मिलाएंगे तो ए। यूनिवर्सल के साथ यूनियन देखेंगे तो आंसर इज यूनिवर्सल। इंटरसेक्शन में फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम, सेकंड प्रॉपर्टी सेम, थर्ड प्रॉपर्टी में फाई के साथ कॉमन पार्ट देखेंगे तो फाई, अपने साथ ही कॉमन पार्ट देखेंगे तो इटसेल्फ, यूनिवर्सल के साथ कॉमन पार्ट देखेंगे तो सेट इटसेल्फ। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, जब ऑर्डर चेंज करते हैं फर्स्ट और सेकंड का। सेकंड वाले को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, जब हम ग्रुपिंग चेंज करते हैं उस चीज को। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है, वो आगे अच्छा नीचे लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हमने ब्रैकेट्स ओपन करे तो ए इंटरसेक्शन बी होल यूनियन के अंदर ए इंटरसेक्शन सी। और अगर ये वाले ब्रैकेट्स ऑपोजिट भी हों, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये वाला सिंबल बीच में आएगा और ये वाले सिंबल्स इंडिविजुअली ब्रैकेट में चले जाएंगे। क्लियर? प्रॉपर्टीज समझ में आ गई? ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज तो आपको याद करनी पड़ेंगी। छोटी छोटी सी हैं वैसे तो, लॉजिकल है, समझ सकते हो, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक आया, एबॉस्ट्रॉफी वाला। ये आपके कोर्स से हट गया, इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद प्रॉपर्टीज थी कॉम्प्लीमेंट की, ये सब भी छोड़ सकते हो। डी मॉर्गन लॉ करके क्वेश्चन आ जाता था कि बताओ क्या है, इसका पूरा डेरिवेशन थी, वो सब भी छोड़ सकते हो। और उसके बाद ये एक्स्ट्रा ऑपरेशंस करके मैंने a माइनस बी करके लिख रखा है, ये आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स वाला टॉपिक आ गया, ये भी कट गया। दो सेट्स का डिफरेंस, जहाँ पर माइनस वाली चीज़ें हो रही हैं वो भी ध्यान रखना, जब दो सेट्स का डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, इसको उस वाले टॉपिक से रिलेट मत करना, n ऑफ a माइनस n ऑफ b, इस वाले टॉपिक से रिलेट मत करना इसको। जिन्होंने कर रखा है चैप्टर पहले स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में हम n ऑफ a n ऑफ b देखते हैं, इस वाले टॉपिक को डिफरेंस ऑफ सेट्स पे लेके मत जाना। डिफरेंस ऑफ सेट्स इज जब दो सेट्स का डिफरेंस देखते हैं तब, जब एलिमेंट्स बीच में से हटाते हैं वो वाला टॉपिक। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ये आएगा। कॉम्प्लीमेंट बेस्ड वेन डायग्राम्स बनाओ एंड डिफरेंस ऑफ सेट बेस्ड वेन डायग्राम्स बनाओ, वो भी ऑब्वियसली कट गया आपका टॉपिक। ठीक है, मतलब कि अगर आपको वेन डायग्राम इस तरीके से बनाने को आता, a माइनस बी बी माइनस ए, ये भी कट गया। उसके बाद डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब कि उसके अंदर कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, इंटरसेक्शन इज जीरो। आप ए इंटरसेक्शन बी 5 लिखो या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 0 लिखो, एक ही बात है।
ए बी यूनिवर्सल सेट, एन ऑफ ए के अंदर 3 एलिमेंट्स, एन ऑफ बी के अंदर 3 एलिमेंट्स, यूनिवर्सल के अंदर 6 एलिमेंट्स, यूनियन के अंदर 4 एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन में 2। ये यूनियन निकाला, ये इंटरसेक्शन निकाला, और ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको छोड़ सकते हो। इस पे बेस्ड एक फॉर्मूला बनता है, ये n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर n ऑफ a यूनियन b। इस फॉर्मूले में 4 वेरिएबल्स हैं, 4 में से 3 चीज़ें गिवन होंगी और एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। 2 सेट्स का क्वेश्चन चल रहा है तो ये फार्मूला, और 3 सेट्स का क्वेश्चन आता है तो डिफरेंट फार्मूला। 3 सेट्स में फॉर्मूला बन जाएगा ये n ऑफ a यूनियन b यूनियन c बराबर n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c, इंडिविजुअल वाले ऐड, दो के कंबाइंड के इंटरसेक्शन माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c, और तीनों का कंबाइंड इंटरसेक्शन प्लस 3 सेट्स के अंदर ये फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे। 3 सेट्स के अंदर फिगर बन जाती है इस तरीके से। अगर मैंने हर एक एरिया को अलग अलग लेटर से डिनोट कर दिया, ए बी सी डी वगैरह से, ए का मतलब है ओनली एक्स, बी का मतलब ओनली वाई, सी का मतलब ओनली जेड, डी प्लस जी इनका मतलब है एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई का कॉमन पार्ट, ई और जी का मतलब एक्स इंटरसेक्शन जेड, और जी और एफ का मतलब वाई और जेड का इंटरसेक्शन, जी का मतलब एक्स वाई जेड तीनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट होता है। नोरा क्वेश्चन आएंगे तो समझ में आ जाएगा। बेसिकली मतलब कि देखो, ये वाला जो पार्ट है टी प्लस जी, एक्स और वाई का कॉमन पार्ट है ना ये। अगर इस जेड वाली चीज को भूल जाओ, एक्स और वाई का कॉमन पार्ट है सेम। ई और जी को देखोगे, एक्स और जेड का कॉमन पार्ट है। ठीक है, ये आपको 4 सेट दे रखे हैं ए बी सी डी, ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने इस वाले सेट को नाम दिया एक्स, कैलकुलेट करा सेपरेटली। इस वाले सेट को सेपरेट नाम दिया वाई, कैलकुलेट करा। अब हमें इन एक्स और वाई के बीच में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट देखना है। एक्स और वाई में कॉमन पार्ट इज, एक्स और वाई में कॉमन पार्ट इज 7 9 11। आंसर ये हो गया। आंसर लिखने का तरीका डायरेक्टली मत लिखना। आप लोग कभी कभार क्या करते हो कि यहाँ पर डायरेक्टली सेट बना बना के और वो सब करते रहे। इस तरीके से आंसर लिखना है कि पहले ये अलग निकाला, ये अलग निकाला, फिर कंबाइंड आंसर निकाला। ओके, उसके बाद सीधा एक्सरसाइज 1.6। आपको लग रहा होगी बीच की एक्सरसाइज कहाँ गई। वो क्लास में हमने डिस्कस करा था, एंड स्टार्टिंग की 5 एक्सरसाइजेज आर रियली वेरी इजी। आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। कुछ भी डाउट आता है आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी डाउट नहीं है, आना चाहिए उसमें। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें। 1.6 से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने रजिस्टर में 1.6 से करना स्टार्ट करा। हमने जो छोटी छोटी सी चीज़ें पढ़ी थी, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, और यूनियन इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टीज, बिलोंग्स टू, सबसेट, सबसेट वाली चीज़ें, वो सारी उन एक्सरसाइजेज में कवर हो रही हैं।
बीच में कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चंस होंगे छोड़ देना, माइनस वाले क्वेश्चंस होंगे छोड़ देना। क्वेश्चन था कि कुछ लोग हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर, कुछ लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग 250 हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग 200 हैं। तो बताओ कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले कितने लोग होंगे। एंड लिखा हुआ है, हिंदी एंड इंग्लिश मतलब इंटरसेक्शन। और एक इंफॉर्मेशन और गिवन थी, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल। क्वेश्चन में गिवन था ग्रुप ऑफ 400 पीपल। अब ये ग्रुप ऑफ 400 पीपल यूनिवर्सल भी बन सकता था और यूनियन भी बन सकता था, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है खुद जजमेंट लगानी पड़ेगी, यूनिवर्सल है या यूनियन है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट क्वेश्चन में दो वैल्यूज गिवन है एच और ई, हमें इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला। अगर मैं इसको यूनिवर्सल मान लूँ तो मेरे पास ये ना तो यूनियन की वैल्यू है ना इंटरसेक्शन की वैल्यू है, मैं किसी भी लॉजिक से वैल्यूज नहीं निकाल सकता। तो ये 400 लोगों का ग्रुप मेरे लिए यूनियन बन गया। बट अगर क्वेश्चन में मुझे यूनियन की वैल्यू गिवन होती तो मैं इस ग्रुप को यूनिवर्सल मान लेता। या कभी कभार क्वेश्चन में स्टेटमेंट होती है कि जैसे यहाँ पर दो सेट्स हैं, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। क्वेश्चन में अगर होता कि कुछ ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं कि वो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते, मतलब कुछ लोग इन दोनों सेट्स के बाहर भी आ गए, है ना। तो उस वाली स्टेटमेंट की वजह से ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है 400 लोगों का, ये यूनिवर्सल बन जाता, क्योंकि इन 400 लोगों में बाहर भी लोग हैं जो सेट के बाहर बैठे हुए हैं। तो मतलब यूनियन के बाहर भी लोग बैठे हैं, तो ये पार्ट बना यूनिवर्सल। क्लियर ये वाली चीज। अगर वो स्टेटमेंट लिखी है कि यूनियन के बाहर भी लोग बैठे हैं, इन सेट्स में इंक्लूड नहीं हो रहे, तो सीधा सीधा यूनिवर्सल है। अदरवाइज हमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि यूनियन बनाए या यूनिवर्सल बनाए। नो सर, नो का मतलब क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, संज्ञा अगर मैं आपको बोलूं कि ये स्टेटमेंट में जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो लिखा था कि 400 लोगों का ग्रुप है, उसके अंदर से 250 लोग हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 200 लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो बताओ हिंदी एंड इंग्लिश कितने लोग पढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है साइलेंट कि ये 400 लोगों के अंदर हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी कोई लोग हैं जो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते, या इन्हीं में से कोई ना कोई लोग हैं। इसको यूनियन बोला जाए या इसको यूनिवर्सल बोला जाए, कुछ नहीं मेंशन। तो मेरे पास सिर्फ दो वैल्यूज होने की वजह से मैं इसको बना दूंगा यूनियन। अगर स्टेटमेंट एक और लिखी होती आपके पास कि इन लोगों में से द ग्रुप ऑफ 400 पीपल बिलोंग्स टू एनी ऑफ द सेट, कि इन दोनों सेट में से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि यूनियन है, क्योंकि इन 400 लोगों में से एक बंदा भी इन दोनों सेट के बाहर नहीं पहुंचेगा। अगर स्टेटमेंट लिखी होती कि इन 400 लोग के अंदर देयर आर सम पीपल हु डज नॉट रीड न्यूज़पेपर या फिर लाई आउट ऑफ दीज टू कैटेगरीज, तो क्लियर कट इंडिकेशन थी कि ये पार्ट, ये 400 यूनिवर्सल है। बट ऐसी कोई भी स्टेटमेंट अगर नहीं दी दोनों में से कुछ भी, तो आपके ऊपर जजमेंट निकलता है कि आप दोनों में से क्या मानो। अगर आपने यूनिवर्सल मांग लिया
तो आप किसी भी कीमत पे इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको यूनियन की वैल्यू दी है तो आप इस 400 को यूनियन नहीं मान सकते, क्योंकि यूनियन ऑलरेडी गिवन है, तो ये 400 बन गया यूनिवर्सल। क्लियर? ठीक, थोड़ा सा ही चैप्टर बचा है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये हमने लगाया उस क्वेश्चन में फॉर्मूला, टू सेट वाला फॉर्मूला, वैल्यूज डाली, आंसर निकाला इंटरसेक्शन का। देयर आर 50 पीपल हु रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। और इसी दिन 1.4 1.5 डिस्कस हुई होगी। सिंपल सा था, इसके डाउट्स भी जितना मुझे याद है नहीं निकले थे किसी के, तो एक बार ट्राई करके देखना। उसके बाद 1.6 का नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.6 भी बहुत इजी एक्सरसाइज थी, उसमें भी ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेवेंथ पर आ गया। क्वेश्चन में था ग्रुप है 65 लोगों का, इसको मैंने यूनियन बनाया बाकी इंफॉर्मेशन के बाद में लिखा हुआ है यूनियन। ग्रुप है 65 लोगों का, जिसमें से 40 लोग सी फॉर क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं। एंड अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर सी और टी मैं वापस से कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता सी और टी क्या है। तो जब भी आप आंसर प्रेजेंट करो तो सबसे पहली स्टेटमेंट आएगी, लेट सी बी द सेट ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु प्ले क्रिकेट, लेट टी बी द सेट ऑफ पीपल हु प्ले टेनिस। उसके बाद आप ये सारी इंफॉर्मेशन लिखोगे, अदरवाइज सी और टी क्या चीज़ है पता नहीं। इन 65 लोगों में से जो क्रिकेट खेल रहे हैं दैट आर 40 पीपल, एंड सी इंटरसेक्शन टी, इन लाइन लिखी होगी हु प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस दैट आर 10। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ओके, नाउ हमसे चीजें क्या पूछी हैं, टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। वैसे तो माइनस वाला कंसेप्ट आ गया, आपके कोर्स में नहीं है, बट समझने के लिए एक बार देख लो, आपको एक क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, सिर्फ टेनिस ना कि क्रिकेट, मतलब ये डॉटेड पार्ट। सेकंड रिक्वायरमेंट है टेनिस, मतलब पूरा का पूरा टेनिस, डॉटेड पार्ट और शेडेड पार्ट। अब कहीं पर भी इंफॉर्मेशन ना तो टेनिस की गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, सी गिवन है, टी गिवन नहीं है, यूनियन गिवन नहीं है। अब 65 को यूनिवर्सल मानना कोई लॉजिकल बात नहीं होगी, कि इसको अगर मैं यूनिवर्सल मान लूँ तो मैं कोई भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। ना कोई स्टेटमेंट दी है क्लियर इंडिकेशन वाली कि इन दो सेट से ही बिलोंग करेगा या इन दोनों के बाहर भी कुछ बिलोंग कर रहा है, तो मैंने इसको मान लिया यूनियन। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, सी है, तो सबसे पहले वैल्यू निकलेगी टी की। फॉर्मूला पुट करा, ये सॉल्व नहीं करा हुआ मैंने, फॉर्मूला पुट करा, फॉर्मूला पुट करके एन ऑफ टी की वैल्यू क्या मिलेगी, 65 इज इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स माइनस 10। सॉल्व होके एन ऑफ टी कितना आ गया, सी यूनियन टी बराबर सी प्लस टी माइनस इंटरसेक्शन। अब बता दो आंसर, सारी वैल्यूज आपके सामने हैं। कहाँ चले गए,
35, ठीक है। 65 is equals to 40 plus n of t minus 10. आंसर विल बी 35। अच्छा, अभी गलती से मैं बोल गया कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा माइनस की वजह से, ये आएगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स नहीं हो रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बीच में माइनस हो रहा है। डिफरेंस ऑफ सेट्स अलग चीज थी जो मैंने वहां पर आपको बताई थी। टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, मतलब ये डॉटेड पार्ट, मतलब टी के अंदर से अगर मैं ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दूं तो डॉटेड पार्ट बचेगा। टी के अंदर से इंटरसेक्शन हटा दिया, टी के अंदर से इंटरसेक्शन हटा दिया, आंसर कितना आया? ये आंसर तो आपका 35 निकला था। फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर निकलेगा? 25। इंटरसेक्शन चल रहा है 10, तो 35 में से 10 हटा दिया, आंसर विल बी 25। ठीक। उसके बाद एक किसी ने डाउट पूछा होगा, बट ये कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड डाउट है, वेन डायग्राम बनाना है कॉम्प्लीमेंट बेस्ड, छोड़ दो, कोर्स में नहीं है। मिसलेनियस स्टार्ट हुई। मिसलेनियस आपके दो टाइप के क्वेश्चंस में कंबाइंड है, एक तो प्रॉपर्टीज वाले और एक स्टेटमेंट वाले। तो प्रॉपर्टीज वाले लास्ट में डिस्कस करे हुए हैं, पहले स्टेटमेंट वाले हमने करे हुए हैं क्वेश्चंस। 15th क्वेश्चन जो था उसमें थे 3 सेट्स। अब ये क्या क्या थे, एच टी और आई। अच्छा, न्यूज़पेपर है तो पता नहीं, न्यूज़पेपर है बट एच टी और आई से क्या क्या फुल फॉर्म बनी याद नहीं आ रहा। डी मॉर्गन्स लॉ हिमानी कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक है, तो कट गया टॉपिक से। एक न्यूज़पेपर की कैटेगरी है एच, एक है टी, एक है आई। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी कि 60 लोगों का ग्रुप है, 60 लोगों का, फिलहाल के लिए इंफॉर्मेशन छोड़ देते हैं यूनिवर्सल या यूनियन। एच रीड करने वाले 25 हैं, टी रीड करने वाले 26, आई रीड करने वाले 26, एच एंड आई रीड करने वाले 9, एच एंड टी रीड करने वाले 11, टी एंड आई 8, एच एंड टी एंड आई, या फिर स्टेटमेंट होगी हु रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स आर 3। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन, पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर, एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर मतलब कि यूनियन, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एक या एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा। इस डायग्राम के अंदर सिर्फ एक पढ़ने वाला न्यूज़पेपर, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, सिर्फ दो पढ़ने वाले, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, तीनों पढ़ने वाले, बीच का पार्ट। एटलीस्ट वन का मतलब एक, दो, तीन, सात, कोई भी हो कैटेगरी, तो इसका हो गया यूनियन। तो पहले पार्ट में पूछा यूनियन, और दूसरे पार्ट में आपसे क्या पूछना, पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन का मतलब जो मैंने लाइंस बना रखी हैं, एग्जैक्टली वन, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एंड ये नीचे वाला पार्ट, एग्जैक्टली वन। अब इस सारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से, इस सारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से 60 को यूज करे बिना आप इस सारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से यूनियन निकाल सकते हो। इन तीनों को ऐड, इंडिविजुअल वालों को, टू टू वालों को माइनस, और तीनों के इंटरसेक्शन को प्लस। हमने फॉर्मूले में डाल के तीन वैल्यूज प्लस हो रही हैं, बाकी की तीन वैल्यूज माइनस हो रही हैं, और लास्ट की वैल्यू प्लस हो रही है। हमने आंसर निकाला 52। अब सोचो, यूनियन आया 52। दूसरी चीज, यूनियन आपको निकालने के लिए बोला है, तो क्या
वो जो ऊपर 60 वाली वैल्यू थी वो यूनियन हो सकती है? जब आपको क्वेश्चन में ही यूनियन निकालने के लिए दे दिया तो पॉसिबल ही नहीं है कि 60 आपको क्वेश्चन में फिगर दे रखी हो, अदरवाइज दे ही क्यों रखी होती। दूसरा, मान लो फर्स्ट पार्ट नहीं पूछा, सेकंड पार्ट पूछा है, अब तो यूनियन का कंसेप्ट बीच में नहीं है। अब कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या पता वो 60 यूनियन हो। हमने यूनियन कैलकुलेट करा, आंसर आया 52। मैंने उस 60 को यूनियन इसलिए नहीं माना क्योंकि बाकी सारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं यूनियन कैलकुलेट कर सकता था। तो या तो यूनियन कैलकुलेट करके दिखा दो या रफ में करके देख लो कि आंसर सेम आता है नहीं आता। आंसर आया 52, 60 से कम। मतलब कि जो 8 लोग बीच में बचे, टोटल 60 में से 52 गए, जो 8 लोग बचे वो 8 लोग कौन से होंगे? जो इन तीनों सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे, कहीं बाहर आ रहे हैं सेट, यूनिवर्सल सेट में। हु डज नॉट रीड एनी काइंड ऑफ न्यूज़पेपर। तो अगर क्वेश्चन में, मैं आपसे यही बोल रहा था, अगर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट मेंशन हो जाए कि कुछ ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, देयर आर सम पीपल हु डज नॉट रीड एनी काइंड ऑफ न्यूज़पेपर, या किसी भी सेट में बिलोंग नहीं कर रहे, तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि वो ऊपर 60 वाली वैल्यू जो है वो यूनिवर्सल सेट में आएगी। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि देयर आर नो पीपल जो इन सेट्स के बाहर जा रहे हैं, मतलब ये 8 लोग नहीं हैं जो उस सेट के बाहर जा रहे हैं, सारे के सारे उन्हीं सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो वो 60 वाली वैल्यू क्लियर कट यूनियन बन जाती है। सेकंड है पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन का मतलब यूनियन के अंदर से 2 वाले इंटरसेक्शन माइनस करें और 2 टाइम्स तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर दिया। इसका रीजन क्या बना? मैंने पूरे यूनियन के अंदर से इंटरसेक्शन माइनस करे, मतलब 1 2 3, तो ये जो बीच वाले पार्ट्स हैं ये तो एक एक बार माइनस हुए, बट ये सबसे बीच वाला पार्ट 3 बारी माइनस हो गया। मुझे लॉजिकली एक बारी माइनस करना था, तो इन 3 पार्ट्स का तो कोई बात नहीं, एक एक बार माइनस हो गए वो ठीक है। ये जो 3 बार माइनस हो गया, मुझे एक बार माइनस करना था, तो 2 बार ऐड कर दूं तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यही करा, टोटल यूनियन के अंदर से 3 इंटरसेक्शन हटाए और 2 बार तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर दिया, वो सिंगल टाइम माइनस हो गया। क्लियर? इन क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी होता है, ABCD लेट करके। उसी सेम क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, हमको दे रखा था H के अंदर जो वैल्यूज लाई कर रही हैं दैट आर 25। H का मतलब ADEG, T के अंदर जो बिलोंग कर रहा है BDFG। इस तरीके से मैंने ABCD के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया। सबसे अंदर वाली वैल्यू 3 थी। ये सारी चीज है पहले क्वेश्चन की जो कैटेगराइज कर दी। अब फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट के अंदर मुझे निकालना था सबका यूनियन, मतलब इन सबका ऐड करके, और दूसरे पार्ट में मुझे इन तीनों को ऐड करके, मतलब ये जो आंसर है इनको ऐड करके जो मिला, दैट इज सेकंड पार्ट का आंसर। ओके, सो जो 60 है पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमारे लिए यूजलेस था, इस क्वेश्चन में भी यूजलेस है। 60 की वैल्यू कहीं पर काम ही नहीं आई। जी की हेल्प से मैं यहाँ 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 पर वैल्यूज पुट करके ई डी एफ की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जी डी ई एफ की हेल्प से मैं यहाँ पर पुट करके बाकी सबकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ए बी सी डी
ई और जी, डी ई जी, डी एफ जी, ई एफ जी, ये सारी वैल्यूज मुझे पता है। इन वैल्यूज को पुट करके मैं ए बी सी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ए बी सी निकाल लिया और लास्ट में आंसर दे दिया। यहाँ पर इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया, यहाँ पर ए बी सी को ऐड कर दिया। जो मेथड अच्छा लगता है वो अप्लाई कर सकते हो। कोशिश करना कि अगर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो रहा है किसी क्वेश्चन में तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो। लगता है कि डायरेक्ट फार्मूला मुश्किल जा रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा या जो भी रीज़न है, तो ये वाले मेथड पे आ सकते हो। कोशिश करना कि अगर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो पहले वाला मेथड लगा दो। एग्जाम्पल 34 भी किसी ने पूछा, उसके अंदर भी सेम लॉजिक था। एक बार ट्राई करके देखना। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 34, बुक में भी पूरा सॉल्व है एंड हमने भी दोबारा से कर रखा है। या चलो कर लेते हैं डिस्कस। फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, मेरे हिसाब से एफबीसी यही था। फुटबॉल के अंदर 38 लोग, बास्केटबॉल में 15 लोग, क्रिकेट के अंदर 20 लोग। तीनों का यूनियन दे रखा है 58, इंटरसेक्शन दे रखा है 3। डी ई एफ पूछा है, मतलब कि एग्जैक्टली दो स्पोर्ट्स में कौन कौन है, ये क्वेश्चन होगा। एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से इसको बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो हमने अप्लाई करा ए बी सी डी वाला तरीका। वैसे यहाँ पर मैंने कंबाइंड वे में कर दिया, आप प्योर ए बी सी वाले तरीके पर जा सकते हो। ये फॉर्मूला लगा नॉर्मल 3 सेट्स वाला। तीनों का यूनियन बराबर इंडिविजुअल 3 वाले माइनस कंबाइंड दो दो के इंटरसेक्शंस और तीनों का इंटरसेक्शन। वैल्यूज थोड़ी सी ऐड करी। डी प्लस, ये जो एफ इंटरसेक्शन बी है इसको डी प्लस जी, एफ प्लस जी, ई प्लस जी लिखा। इन सबको सॉल्व करके हमारे पास ये बच जाएगा माइनस डी माइनस एफ माइनस ई। माइनस साइन कॉमन लोगे तो आपके पास डी ई एफ की वैल्यू आई और आपको यही निकालना था। आपको इंडिविजुअली डी ई एफ की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको कंबाइंड डी प्लस ई प्लस एफ चाहिए था। दैट विल बी 9। क्लियर? क्लियर है वाला क्वेश्चन? ठीक, ओके। ठीक है, यहाँ के आगे हमारा प्रूविंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट टॉपिक था प्रूविंग का। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस बेटर है कि आप जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास है उसमें से देखो। मैं आपको क्लास का लिंक शेयर कर दूंगा, कौन सी वाली क्लास में प्रूविंग का क्वेश्चन हुआ था। पूरी क्लास इंपॉर्टेंट है, बस जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चंस आए और माइनस वाले क्वेश्चंस तो इसमें कहीं कहीं पर मिलेंगे। देखो दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल में समझाया था कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरीके से यूज़ आती है, क्वेश्चन करने का तरीका। काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है इन क्वेश्चंस में, तो ये वाले क्वेश्चंस आप क्लास में से ही देखो, नॉर्मल क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे। स्टार्टिंग मैंने इस क्वेश्चन से कर रखी है, डी मॉर्गन लॉ था। स्टार्टिंग का क्वेश्चन डी मॉर्गन लॉ से कर रखा है मैंने, तो ये फिलहाल कोर्स से कट गया है तो इसको छोड़ सकते हो। और टॉपिक समझने के लिए करना चाहो कि क्वेश्चन करने कैसे हैं प्रूविंग वाले, तो पढ़ के देख सकते हो। सिद्धार्थ कोई फायदा ही नहीं ना प्रूविंग वाले क्वेश्चन। मेरे को पूरा का पूरा ये सब समझाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें कब कैसे यूज़ करते हैं। और वो जब नॉर्मल क्लास हुई थी उसमें बहुत डिटेल में मैंने करवाया था। जो ये वाली चीज़ है ए माइनस बी वाली, ये हटा सकते हो, ये कोर्स में नहीं है। और ये कॉम्प्लीमेंट वाली चीज़ हटा सकते हो। तो बहुत लिमिटेड सा पार्ट बचता है आपके लिए प्रॉपर्टीज़ वाला।
डी मॉर्गन लॉ हट गया। उसके बाद वैसे एक बार स्कूल में पूछ लेना अपने कि डिफरेंस ऑफ सेट्स हटा है बट प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में अगर आता है तो करना है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ सेट्स नहीं हो रहा है, ये प्रूविंग के क्वेश्चंस हैं। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं सेट्स के अंदर डिफरेंस ऑफ सेट्स वाले माइनस वाला, तो ये टॉपिक भी कवर कर लेना। स्कूल में एक बार पूछ लेना कि प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में अगर माइनस वाला कंसेप्ट आता है तो करना है कवर या नहीं करना। कॉम्प्लीमेंट वाला भी पूछ लेना साथ के साथ कि प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में करने हैं कवर या नहीं। करने हो तो रिस्पेक्टिव टॉपिक्स कवर कर लेना, नहीं करने हो तो रिस्पेक्टिव टॉपिक्स छोड़ देना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये चीज़ शो करनी है, ना कॉम्प्लीमेंट्स का रिलेशन है ना आपका माइनस का रिलेशन का कोई चीज़ है, तो ये वाली चीज़ तो आप कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में वो प्रूविंग वाले क्वेश्चन में माइनस और कॉम्प्लीमेंट दोनों छुड़वाने के लिए बोल दिया जाए तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बचेंगे, क्योंकि जिन्होंने करा हुआ है उनको याद होगा ये वाला कंसेप्ट कि किस तरीके से माइनस साइन बीच में यूज आता है। देखो, डज नॉट बिलोंग्स टू से हटाते हैं तो माइनस का कंसेप्ट आता है। तो अगर माइनस वाले क्वेश्चंस नहीं है कोर्स में प्रूविंग वाले में, तो ये क्वेश्चन भी हट गया आपका, जिसमें बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स में चेंज हो जाता है। और कॉम्प्लीमेंट वाला नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट की वजह से भी एक चेंज आता है कि वो डज नॉट बिलोंग्स टू वाले केस में चला जाता है, वो भी हट जाएगा। मेरे हिसाब से कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी एक बार स्कूल में पूछ लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोस्टली क्वेश्चंस हमने माइनस वाले और कॉम्प्लीमेंट वाले ही करे हुए हैं, तो एक बार ही कंफर्म कर लो, मेरे को कंफर्म करके बता देना। अगर कटे हुए हैं तो एक आधा क्वेश्चन ही बीच में से निकलेगा आपका, और अगर आ रहे हैं तो पूरा टॉपिक देखना है। ठीक है, सो इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके बाद रिलेशन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। संगीनी क्लियर, संज्ञा एंड नोरा, कुछ और डाउट्स? अच्छा, ये जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस में स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन छोड़ने के बाद प्रूविंग वाले स्टार्ट होते हैं टिल जहाँ तक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जा रहे हो वहाँ तक। और एक बार बाकी सारे स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, अपने अपने स्कूल्स में स्पेसिफिकली प्रूविंग वाले क्वेश्चंस का एक बार पूछ के बताना कि डिफरेंस ऑफ सेट्स वाला टॉपिक एंड कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे या नहीं। मंडे तक बता दोगे आप लोग पूछ के? ठीक है, चलो आज की क्लास ओवर करते हैं। बाकी कुछ डाउट्स होते हैं तो लीनियर इनइक्वालिटी आई गेस आप लोगों का पूरा हो गया होगा। कोई छोटा मोटा डाउट बचा हो तो पूछ लेना। एंड इस चैप्टर में से कुछ निकलता है तो पूछ लेना। छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, बड़े क्वेश्चंस इस चैप्टर में से सिर्फ लास्ट के जो हमने स्टेटमेंट वाले करे सिर्फ वो, उसके अलावा कुछ नहीं।